गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए जो भी क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं उन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ रहती है, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट, एक भी पैसा आप लोगों को नहीं देना होता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की तरंग संबंधी प्रकृति को परिभाषित किया था? नील्स बोहर, लुइस डी बॉर्गली, वर्नर हाइजेनबर्ग, मैक्स प्लैंक। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की तरंग संबंधी प्रकृति को परिभाषित किया था? तो लुइस डी ब्रागली। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न दिखेगा दूसरा। सो गाइस दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम संख्या को परिभाषित नहीं करता है? प्रधान क्वांटम संख्या, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, विद्युत चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सा क्वांटम संख्या को परिभाषित नहीं करता है? विद्युत चुंबकीय क्वांटम संख्या को परिभाषित नहीं करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। तीसरा प्रश्न देखेगा, बोस आइंस्टीन संप्रेक्षण की खोज जो है किसने की थी? बोस आइंस्टीन संक्षेपण की खोज किसके द्वारा की गई थी? सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किस गैस को आदर्श गैस कहा जाता है जो गैसों के गैस समीकरण का पूर्ण रूप से पालन करती है? हीलियम, हाइड्रोजन, कोई भी वास्तविक गैस नहीं, या नाइट्रोजन? राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, कोई भी वास्तविक गैस नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न देखेगा, जब कोई पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तो उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? आयन मुक्त इलेक्ट्रॉन, केवल तटस्थ परमाणु, केवल अणु, केवल ठोस कण। जब कोई पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में होता है तो उसमें मुख्य रूप से आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छठे प्रश्न की हम बात करेंगे। छठा प्रश्न देखेगा, कार्योजेनिक्स का मुख्य अध्ययन किससे संबंधित है? उच्च तापमान पर पदार्थ का व्यवहार, निम्न तापमान पर पदार्थ का व्यवहार, विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन, दाब और घनत्व का अध्ययन। कार्योजेनिक्स का मुख्य अध्ययन किससे संबंधित है? निम्न तापमान पर पदार्थ का व्यवहार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए आज के इस क्लास की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो भी पीडीएफ वगैरह रहती है सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया जरूर ज्वाइन करें आप लोग, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। न्यूनतम घनत्व वाली ज्ञात ठोस धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम। न्यूनतम घनत्व वाली ज्ञात ठोस धातु कौन सी होती है? तो लिथियम होती है। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है आठवां कि सुपर फ्लूइडिटी किस पदार्थ की विशेषता है? सामान्य जल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम 4 का द्रव, प्लाज्मा। सुपर फ्लूइडिटी जो है ना हीलियम 4 का द्रव का तत्व है, विशेषता है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस नवा प्रश्न हमारा है
गैसों की गतिज ऊष्मागतिकी के अनुसार गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है? दाब, आयतन, तापमान या घनत्व? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस 10वां प्रश्न देखेगा। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न हमारा है कि किस वैज्ञानिक ने बताया कि पदार्थ कण और तरंग दोनों की प्रकृति रख सकता है? हाइजेनबर्ग, डिराक, डी न्यूटन। डी ने पदार्थ कण और तरंग दोनों की प्रकृति रख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस, सॉरी सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न है कि बोस-आइंस्टीन संप्रेक्षण किस तापमान के पास लाया जाता है? तो बोस-आइंस्टीन संप्रेक्षण जो है ना -273.15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 12वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 12वां प्रश्न हमारा है कि गैसों के आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT, PV बराबर nRT में R किसे दर्शाता है? गैस का घनत्व, सार्वत्रिक गैस नियतांक, गैस का आयतन या फिर गैस की ऊर्जा? तो राइट आंसर की बात करूंगा मैं, सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गैस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा, एक गैस का दाब 3 गुना कर दिया जाए जबकि तापमान नियत रहे तो आयतन कितना होगा? 3 गुना, 1/3, अपरिवर्तित 9 गुना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/3, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से किसके कारण ठोस पदार्थ कठोर होते हैं? आयनिक बंधन, धात्विक बंधन, कोवैलेंट बंधन, उपरोक्त सभी। किसके कारण ठोस पदार्थ कठोर होते हैं? उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। किस गैस को इनर्ट गैस कहा जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम? किस गैस को इनर्ट गैस कहा जाता है? तो हीलियम गैस को इनर्ट गैस कहा जाता है। तो हीलियम, ऑप्शन नंबर डी जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 16वें प्रश्न की हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। 16वां प्रश्न देखेगा। 16वां प्रश्न क्या है? जब किसी पदार्थ का घनत्व बढ़ता है तो उसका आयतन कैसे प्रभावित होता है? स्थिर द्रव्यमान के लिए बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। जब किसी पदार्थ का घनत्व बढ़ता है तो उसका आयतन कैसे प्रभावित होता है? यानी कि घटता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 17वें प्रश्न की हम बात करेंगे। सो गाइस 17वां प्रश्न देखेगा। 17वां प्रश्न क्या है? किस वैज्ञानिक ने गैसों की गतिज ऊर्जा सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मैक्सवेल, बोyle, चार्ल्स या न्यूटन? मैक्सवेल ने गैसों की गतिज ऊर्जा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मैक्सवेल, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? गैसों के घुलनशीलता पर हेनरी का नियम क्या कहता है? तापमान बढ़ने पर घुलनशील बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर घुलनशील बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर घुलनशीलता घटती है, घुलनशीलता का दाब से कोई संबंध नहीं। तो गैसों के घुलनशीलता पर हेनरी का नियम क्या है? दाब बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 19वां प्रश्न हमारा है कि प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ की कौन सी विशेषता होती है? केवल इसमें धनात्मक आयन होते हैं, बी है यह विद्युत चालक होता है, सी है इसमें केवल नकारात्मक आयन होते हैं, यह एक ठोस अवस्था है। प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ की कौन सी विशेषता होती है? यह विद्युत चालक होता है। तो गाइस इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में।
देखिए, अगर आप लोगों को ये क्लास अगर आप लोगों को वाकई में अच्छी लग रही हो तो ईमानदारी के साथ में प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगला प्रश्न क्या है कि किस अवस्था में अणु सबसे अधिक गतिशील होते हैं? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। किस अवस्था में अणु सबसे अधिक गतिशील होते हैं? प्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा। 21वें प्रश्न की हम बात करेंगे। सो गैस 21वां प्रश्न हमारा है कि जब किसी गैस का तापमान स्थिर रखा जाए और दाब घटा दिया जाए तो उसका आयतन कैसा होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा? पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। जब किसी गैस का तापमान स्थिर रखा जाए और दाब घटा दिया जाए तो उसका जो आयतन है ना वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। कौन सा पदार्थ प्रकाश को पारदर्शी रूप से पारित नहीं होने देता? कांच, जल, लकड़ी या फिर प्लास्टिक? कौन सा पदार्थ को पारदर्शी रूप से पारित नहीं होने देता? लकड़ी। तो सी ऑप्शन जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखेगा। किस सिद्धांत के अनुसार कोई पदार्थ कण और तरंग दोनों की प्रकृति प्रदर्शित कर सकता है? डॉपलर प्रभाव, अनिश्चितता सिद्धांत, डी ब्रोगली सिद्धांत, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार कोई पदार्थ कण और तरंग दोनों की प्रकृति प्रदर्शित कर सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है कि सुपर फ्लूइडिटी किस तत्व में पाई जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम 4 या नाइट्रोजन? सुपर फ्लूइडिटी तत्व जो है ना ये हीलियम 4 में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वायल का नियम क्या कहलाता है? तो वायल का जो नियम है ना, गैसों का दाब और आयतन परस्पर वृत्तनुमाती होते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर होगा। अगला प्रश्न देखेगा कि किस प्रकार के ठोस में आयनिक बंधन पाए जाते हैं? धात्विक ठोस, अणु संबंधी ठोस, आयनिक ठोस या परमाणुवीय ठोस? किस प्रकार के ठोस में आयनिक बंधन पाए जाते हैं? तो आयनिक ठोस में। तो सी ऑप्शन जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सो गैस 27वां प्रश्न है कि धातु में विद्युत चालकता किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, धनात्मक आयनों के कारण, कोवैलेंट बंधन के कारण, केवल भारी दबाव के कारण? धातु में विद्युत चालकता जो है ना मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 28वां प्रश्न देखोगा सभी बच्चे। सो गाइस 28वां प्रश्न है किस गैस का प्रयोग बल्बों में किया जाता है ताकि उनका तंतु जल्दी ना जले? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑर्गन? किस गैस का प्रयोग बल्बों में किया जाता है? ऑर्गन गैस का प्रयोग बल्बों में किया जाता है ताकि उनका जो तंतु है वो जल्दी ना जले। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 29वें प्रश्न की हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। 29वां प्रश्न देखेगा। कौन सा पदार्थ गैस में सीधे ठोस में परिवर्तित हो सकता है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या ग्रेफाइट? कौन सा पदार्थ गैस में सीधे ठोस में परिवर्तित हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस 30वां क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम संख्या को नहीं दर्शाता? प्रधान क्वांटम संख्या, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, विद्युत चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या? कौन सा क्वांटम संख्या को नहीं दर्शाता? विद्युत चुंबकीय क्वांटम संख्या को नहीं दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक समरूप मिश्रण है? जल और तेल, नमक और जल, मिट्टी और जल, चाय की पत्तियों और जल। कौन सा पदार्थ एक समरूप मिश्रण है? नमक और जल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि किस प्रकार की ठोस संरचना में कण एक नियमित और व्यवस्थित पैटर्न में होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस, अफॉर्मस ठोस, गैस या प्लाज्मा। किस प्रकार की ठोस संरचना में कण एक नियमित और व्यवस्थित पैटर्न में होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में है। 33वें प्रश्न की हम बात करेंगे। 33वां प्रश्न क्या है? गैसों की गतिज ऊर्जा किसके सीधे समानुपाती होती है? दाब, आयतन, तापमान या घनत्व। गैसों की गतिज ऊर्जा जो है ना, ये तापमान के सीधे समानुपाती होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, जब किसी गैस का तापमान 0 केल्विन O और K तक पहुंचता है तो उसका आयतन क्या होगा? अनंत, शून्य, अपरिवर्तित या अज्ञात। जब किसी गैस का तापमान 0 केल्विन O और K तक पहुंचता है तो उसका जो आयतन है ना, वो शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सर्वाधिक संपीड़नीय अवस्था कौन सी होती है? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा। सर्वाधिक संपीड़नीय अवस्था गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गैस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 36वें प्रश्न की हम बात करेंगे। 36वां प्रश्न देखेगा। आदर्श गैस समीकरण पीबी बराबर एनआरटी, पीबी बराबर एनआरटी में एन क्या दर्शाता है? गैस के अणुओं की संख्या, गैस के मोल की संख्या, गैस का दाब, गैस का घनत्व। तो ये दर्शाता है गैस के मोल की संख्या। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न दिखेगा 37वां। धातुओं में ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? सोडियम, कॉपर, सल्फर या क्लोरीन। धातुओं में ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक होता है कॉपर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा 38वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा का एक उदाहरण है? जल, बल्ब की रोशनी, सूर्य या लकड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा का एक उदाहरण है? सूर्य जो है ना, ये प्लाज्मा का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। गैस का दाब बढ़ने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, शून्य हो जाएगी। गैस का दाब बढ़ाने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 40वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस 40वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है? जल, सोडियम क्लोराइड, पीतल, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा एक मिश्रण है? तो पीतल जो है ना गाइस, ये एक मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा 41वां प्रश्न है। यदि किसी गैस का आयतन स्थिर रखा जाए और तापमान बढ़ाया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। यदि किसी गैस का आयतन स्थिर रखा जाए और तापमान बढ़ाया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये बढ़ेगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सुपर कंडक्टिंग अवस्था में जा सकता है? तांबा, सीसा, प्लास्टिक या ग्लास। तो सीसा जो पदार्थ जो है ना, ये सुपर कंडक्टिंग अवस्था में जा सकता है। तो सीसा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा।
जब कोई गैस द्रव में बदलती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संघनन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या गलन? जब कोई गैस द्रव में बदलती है तो यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, किस प्रकार के ठोस में परमाणु या अणु अनियमित रूप में व्यवस्थित होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस, अफॉर्मस ठोस, धातु या प्लाज्मा? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं अफॉर्मस ठोस, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 45वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 45वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। 45वां प्रश्न क्या है? 45वां प्रश्न है कि गैस का घनत्व किसके समानुपाती होता है? दाब, तापमान, आयतन या ऊष्मा? देखिए गैस का घनत्व जो है ना ये दाब के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गैस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46वां प्रश्न देखेगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, स्पीडोमीटर या ओडोमीटर? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 47वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। 47वां प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, जब किसी गैस को अत्यधिक ठंडा किया जाता है और इसे तरल में बदला जाता है तो यह कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? संघनन, ऊर्ध्वपातन, गलन या प्लाज्मा अवस्था? तो गाइस ये प्रक्रिया जो है ना ये प्रक्रिया कहलाती है संघनन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 48वें प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस 48वां प्रश्न देखेगा। 48वां प्रश्न क्या है? कोई गैस ठोस में बिना द्रव अवस्था में गए परिवर्तित हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? संघनन, ऊर्ध्वपातन, गलन या वाष्पीकरण? कोई गैस ठोस में बिना द्रव अवस्था में गए परिवर्तित हो जाए तो इसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो बी ऑप्शन जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, गैस के अणु सबसे अधिक गतिशील कब होते हैं? उच्च तापमान और उच्च दाब पर, उच्च तापमान और निम्न दाब पर, निम्न तापमान और उच्च दाब पर, निम्न तापमान और निम्न दाब पर? गैस के अणु सबसे अधिक गतिशील होते हैं उच्च तापमान और निम्न दाब पर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, कार्योजेनिक्स का अध्ययन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? उच्च तापमान, निम्न तापमान, उच्च दाब या निम्न दाब? कार्योजेनिक्स का अध्ययन जो है ना निम्न तापमान से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 51 क्वेश्चन क्या है? 51 प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का स्थान सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है बल्कि उसकी उपस्थिति की संभावना ज्ञात की जा सकती है? नील्स बोहर, मैक्स प्लैंक, वर्नर हाइजेनबर्ग, डेमेट्री मेंडलीव? वर्नर हाइजेनबर्ग। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा 52। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि किस क्वांटम संख्या से किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्धारित होती है? प्रधान क्वांटम संख्या n, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या I, चक्रण क्वांटम संख्या s, चुंबकीय क्वांटम संख्या m? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा प्रधान क्वांटम संख्या n, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अधिकतर परमाणु स्थान में क्या भरा होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, रिक्त स्थान? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार अधिकतर परमाणु स्थान में भरा होता है रिक्त स्थान। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 प्रश्न की मैं बात करूंगा। 54 प्रश्न देखेगा, कौन सा तत्व सामान्य परिस्थितियों में द्विपरमाणु नहीं बनाता? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन? हीलियम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है
कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, मैक्स प्लैंक, निल्स बोहर। देखिए न्यूट्रॉन की खोज जो है ना जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। तो जेम्स चैडविक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा कण परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता? इलेक्ट्रॉन जो है ना ये परमाणु के नाभिक में नहीं पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत दिया था? जे थॉमसन, जॉन डाल्टन, आइंस्टीन, मैडम क्यूरी। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम कहाँ होती है भाई? नाभिक के पास, बाहरी कक्षा में, मध्य कक्षा में, सामान्य रूप से वितरित। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अधिकतम कहाँ होती है? बाहरी कक्षा में। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कौन सा वैज्ञानिक मॉडल परमाणु की तुलना तरबूज में बिखरे बीजों से करता है? डाल्टन का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोहर का मॉडल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों थॉमसन का मॉडल। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अणु के निर्माण में कौन सा बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युतचुम्बकीय बल, संवेग बल, न्यूक्लियर बल। अणु के निर्माण में विद्युत चुंबकीय बल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन देखिएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का कौन सा भाग धनात्मक आवेशित होता है? नाभिक, इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा, ऑर्बिटल। रदरफोर्ड के अनुसार, परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का नाभिक भाग धनात्मक आवेशित होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षा में क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वे स्थिर होते हैं, क्योंकि वे ऊर्जा विकीर्ण नहीं करते, क्योंकि वे नियत ऊर्जा स्तरों में रहते हैं, क्योंकि उनका द्रव्यमान बहुत छोटा होता है, क्योंकि वे नियत ऊर्जा स्तरों में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है कि परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या अल्फा कण। तो परमाणु का सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है, ऑर्बिटल और ऑर्बिट में मुख्य अंतर क्या है? तो ऑर्बिटल और ऑर्बिट में मुख्य अंतर है, ऑर्बिट में निश्चित पथ होता है जबकि ऑर्बिटल में नहीं। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से सक्रिय तत्वों में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 या 8, 1 या 7, 4 या 6, 3 या 5। रासायनिक रूप से सक्रिय तत्वों में कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 या 7। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, हाइड्रोजन परमाणु में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, 0 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन परमाणु में 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फंक्शन में क्या होता है? भारी नाभिक टूटते हैं, हल्के नाभिक मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। नाभिकीय संलयन हल्के नाभिक मिलते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। सो अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर किससे निर्धारित होती है? प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या।
परमाणु संख्या जो है ना ये प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो वह क्या बन जाता है? न्यूट्रॉन, धनायन, ऋणायन, तटस्थ परमाणु। जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या वह बन जाता है? धनायन बन जाता है। तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का पहली बार फॉर्म डालेंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इस बार कंपटीशन होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम को आप सीरियस लीजिएगा, हल्के में कतई नहीं लीजिएगा। यदि किसी तत्व में 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे क्या कहेंगे? न्यूट्रल परमाणु, धनायन, ऋणायन, आइसोटोप। यदि किसी तत्व में 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन हो तो उसे हम कहेंगे ऋणायन। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा 71वां प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के बीच संतुलन को दर्शाने वाली अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण, रासायनिक सूत्र, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक मिश्रण। तो इसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 72वां प्रश्न देखेगा। जब हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है तो वह किसके साथ अभिक्रिया करती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। जब हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है तो वह किसके साथ अभिक्रिया करती है? ऑक्सीजन के साथ। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया अपचयन कहलाती है? ऑक्सीजन का ग्रहण, हाइड्रोजन का ग्रहण, इलेक्ट्रॉन का दान, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। कौन सी अभिक्रिया अपचयन कहलाती है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जो है ना दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। CaCO3 CaO प्लस CO2 इस अभिक्रिया का प्रकार क्या है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन या फिर द्विविस्थापन। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अपघटन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 इस अभिक्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो बी ऑप्शन जो है गैस इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे। सो गैस अगला प्रश्न देखेगा। Fe2O3 प्लस 2Ai2Fe 2Fe प्लस Ai2O3 इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो गाइस इस अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। किस प्रकार की अभिक्रिया में एक यौगिक के आयन दो अन्य यौगिकों के आयनों के साथ स्थानांतरण करते हैं? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है Mg प्लस 2HCI MgCI2 प्लस H2 इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम किसके साथ अभिक्रिया करता है? किसके साथ अभिक्रिया करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
अपक्रिया की गति बढ़ाना, अपक्रिया की दिशा निर्धारित करना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना, उत्पाद की मात्रा बढ़ाना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया की अभिक्रिया एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न देखेगा, 2H2O2 2H2O इस अभिक्रिया में H2O क्या है? अभिकारक, अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक या विलायक? उत्पाद, उत्पाद यानी ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu इस अभिक्रिया में FeSO4 क्या है? अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक या विलायक? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं उत्पाद, ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, किस प्रकार की अभिक्रिया में एक तत्व किसी यौगिक से विस्थापित होकर स्वयं यौगिक बना लेता है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, 2KCiO3 2KCi प्लस 3O2 इस अभिक्रिया में KCiO3 को क्या हो रहा है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन? अपघटन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, किस प्रकार की अभिक्रिया में दो यौगिकों के आयन आपस में स्थानांतरण करते हैं? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन? द्विविस्थापन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu इस अभिक्रिया में Zn क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण, अपचयन, संयोजन, अपघटन? ऑक्सीकरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, CaOH2O CaOH2OH2 इस अभिक्रिया में CaO क्या है? अम्ल, क्षार, लवण या ऑक्साइड? ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया? किस प्रकार की अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, Mg प्लस O2 2MgO इस अभिक्रिया में MgO क्या है? अम्ल, क्षार, लवण या ऑक्साइड? ऑक्साइड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, किस प्रकार की अभिक्रिया में एक यौगिक के आयन दो अन्य यौगिकों के आयनों के साथ स्थानांतरण करते हैं? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन? द्विविस्थापन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे बच्चे। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा Fe2O3 3CO
2Fe प्लस 3CO2 इस अभिक्रिया में CO क्या है? ऑक्सीकरण, अपचयन, संयोजन या अपघटन? अपचयन। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारा है, किस प्रकार की अभिक्रिया में एक तत्व किसी यौगिक से विस्थापित होकर स्वयं यौगिक बना लेता है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। तो सी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा, 2Na प्लस Ci2 2NaCi इस अभिक्रिया में NaCi क्या है? अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक या विलायक? उत्पाद। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, किस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, CaCO3 CaO प्लस CO2 इस अभिक्रिया का प्रकार क्या है? संयोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन? अपघटन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 इस अभिक्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गैस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, किस प्रकार की अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, Fe2O3 प्लस 3SO 2Fe प्लस 3CO2 इस अभिक्रिया में CO2 क्या? अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक या विलायक? उत्पाद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आ रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं और आप रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए गाइस, इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।